हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। हमने इसका 8 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 28 तक हम कवर कर चुके। हमने देखा था आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजन के स्फीयर में अपने पास क्या फ्रीडम्स है, क्या राइट्स हैं, उनके बारे में बात करता था। उनमें से कुछ राइट्स इंडिविजुअल के लिए थे जैसे आर्टिकल 25, और कुछ वो ग्रुप के लिए थे। अगर इंडिविजुअल्स मिलके कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके रिलेटेड क्या राइट्स हैं, तो कुछ वो देखा था। तो आर्टिकल 29 में किस चीज के बारे में बात करेगा, यहाँ तक हम देख चुके ना कि रिलीजन को भी कवर कर चुके और इक्वालिटी की बात कर चुके, इक्वल अपॉर्चुनिटी और कई सारे देख चुके। तो इसमें बात कर रहा है ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और किस तरीके के इंटरेस्ट, वो दो तरीके के इंटरेस्ट से देखेंगे, एक तो कल्चरल और दूसरा एजुकेशनल। ठीक है, तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन हो, सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा है, ये देखेंगे एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इंडिया के किसी भी पार्ट में रहता हो, तो कंडीशन क्या है, अगर उसकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर उसका खुद का कोई कल्चर है उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, तो उसके पास ये राइट है कि वो उसको कंजर्व कर सकता है, ये राइट टू कंजर्व। ठीक है, तो दो प्रोविजन है आर्टिकल 29 के अंदर भी। पहले तो अगर कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या कल्चर है तो उसको कंजर्व करना चाहे तो उसको कंजर्व कर सकता है, और दूसरे सेक्शन में ये दे रखा है कि कोई भी सिटीजन है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कि वो अगर एडमिशन करवाना चाहता है अपना किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अगर वो मेंटेन है स्टेट के द्वारा या फिर स्टेट ने फंड दे रखा है उसको मेंटेन करने के लिए, तो किस बेस पे उसको एडमिशन डिनाई नहीं करा जाएगा, उसके अलग अलग बेसिस बता रखे हैं। देखो, उसके बेसिस जैसे रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे और लैंग्वेज के बेस पे, इनके बेस पे किसी भी सिटीजन को, यूं नहीं कह रहे ना माइनॉरिटी का जिक्र है ना मेजोरिटी का जिक्र है, ये कह रहा है किसी भी इंडिविजुअल को इन बेसिस के ऊपर अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाना चाहता है तो उसको मना नहीं करा जाएगा। तो ये दो प्रोविजन है। ठीक है, पहला अपना कंजर्व कर सकता है, अगर कोई लैंग्वेज वगैरह है उसकी डिस्टिंक्ट या फिर डिस्टिंक्ट कल्चर उसका खुद का, तो उसको कंजर्व कर सकता है। और सेकंड, अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ इन ग्राउंड्स के ऊपर तो उसको डिनाई नहीं कर सकते, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ठीक है, ये ग्राउंड्स हमने कहाँ देखे थे, थोड़ा सा याद आ रहा है, आर्टिकल 15 में भी देखे थे कि स्टेट, वहां पे स्टेट का जिक्र था कि स्टेट किसी के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, इन इन बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। उनमें देखो, रिलीजन था, रेस था, कास्ट था, लैंग्वेज नहीं था, उधर हमने देखा था एक तो सेक्स था और दूसरा था प्लेस ऑफ बर्थ। इन रीजंस पे किसी सिटीजन के साथ वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट। यहाँ पे ग्राउंड्स कुछ तो सेम रख रखे हैं, पर यहाँ पे एक नया ग्राउंड ऐड कर रखा है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज के बेस पे उसको एडमिशन के लिए डिनाई नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेशन आर्टिकल 15 और 29 का जो सेकंड प्रोविजन है इसके अंदर, क्योंकि वो वाइडली यूज कर रखा है, वो हर स्फीयर में यूज कर रखा है, और ये यूज कर रखा है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 29 में ये दो प्रोविजंस थे। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वही कह रहा है कि जो इसका फर्स्ट प्रोविजन है जिसमें हमने देखा था ना कि वो उसके पास राइट है कंजर्व करने का उसकी लैंग्वेज और कल्चर को। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रोविजन है वो किसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्ट करता है किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी जिसकी वो लैंग्वेज है या फिर जिसका वो कल्चर है। पर जो सेकंड प्रोविजन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो किसी इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, ना कि किसी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि सेकंड प्रोविजन में क्या था, वो एडमिशन के लिए था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते सर्टेन बेसिस पे, तो वो इंडिविजुअल के राइट्स का ध्यान करता है। और फर्स्ट प्रोविजन ये था कि अगर लैंग्वेज और कल्चर को कंजर्व करना है तो वो कंजर्व कर सकता है, तो वो तो किसी कम्युनिटी का होएगा ना, लैंग्वेज या फिर कल्चर। तो दोनों प्रोविजंस अलग अलग चीजों के लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल पे है एक और एक दूसरा कम्युनिटी पे है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे आर्टिकल 29
किसके लिए एप्लीकेबल, हमने देखा था ना क्या चीजें कंजर्व करता है वो, एक तो लैंग्वेज को करता है और दूसरा कल्चर को करता है। तो ये एप्लीकेबल हो गया दोनों पे, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी होगी उसको उसको भी देख रहा है, और दूसरा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहते किसको है, देखो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच इस वर्ड को डिफाइन नहीं कर रखा कि किस चीज को, किस ग्रुप को हम माइनॉरिटी का दर्जा देंगे, कि स्पेसिफाई नहीं कर रखा। अब माइनॉरिटी निकल के कैसे आता है, वो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट होती है ना, उनके अंदर पता चलता है कि किनको, क्योंकि एक ग्रुप है मान लो, तो वो एक स्टेट में तो क्या हो सकता है, कोई भी ग्रुप, मान लो किसी भी लैंग्वेज का, जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं ज्यादातर मराठी, तो मराठी को छोड़ के बाकी जो और लैंग्वेजेस यूज करते हैं, तो वो तो उस स्टेट में क्या हो गए, एक माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी की तरह हो गए ना, एक माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया। तो इसलिए मान लो हिंदू हिंदू का जिक्र करते हैं ऐसे, मतलब ज्यादातर स्टेट में हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है, मेजोरिटी में है। पर नागालैंड का केस लेते हैं, नागालैंड में हिंदू पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेट 8% के आसपास है। तो बाकी कई स्टेट्स में जहां हिंदू मेजोरिटी में है, वहीं नागालैंड में वो हिंदू माइनॉरिटी में हो गए। तो फिर एक फिक्स डेफिनेशन तो नहीं हो सकती ना कि किस ग्रुप को हम माइनॉरिटी का दर्जा दें, किस ग्रुप को हम मेजोरिटी का स्टेटस दें। तो इसलिए ये चीज डिफाइन नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में अलग अलग इसके क्राइटेरिया निकले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 29 जिसके लिए जिक्र करता है वो दोनों चीजों को कवर कर देता है, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और वही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जहां पे हमने ये ऊपर देखा भी था ना कि क्या वर्ड यूज कर रखा है, एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये वर्ड यूज कर रखा है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो मेजोरिटी का भी हो सकता है और कोई माइनॉरिटी सेक्शन भी हो सकता है सिटीजन्स का। तो फिर ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी हो। बस कंडीशन ये है कि उनकी कुछ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर उनका खुद का कुछ कल्चर होना चाहिए, तो उनके पास पूरा राइट है कि वो उसको कंजर्व कर सकते हैं, और ये आर्टिकल 29 के अंदर है। ठीक है, एक स्पेशल प्रोविजन करता है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में, क्या कहता है कि जो राइट है हमारा किसी लैंग्वेज को कंजर्व करने का, तो वो क्या है, उसको राइट टू कंजर्व के अंदर अपना उस लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए अपने पास राइट टू एजिटेट भी है। और उसके साथ साथ अगर ऐसा होता, मान लो पॉलिटिकल स्पेसेस वगैरह होते हैं, वो ज्यादातर होते हैं इलेक्शन से पहले, तो फिर उसमें प्रोमिस करते हैं जो एमएलए एमपीज, मतलब आगे जाके बनेंगे जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो प्रोमिस करते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे। तो फिर उसके अंदर अगर कोई कैंडिडेट किसी लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए कहता है, तो फिर उसको कोई करप्ट प्रैक्टिस का दर्जा नहीं दिया जाएगा, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1971 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे अपने आर्टिकल 29 को लेके कि क्या कहता है आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 हम अगली वीडियो में देखते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें।